इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मानव संबंध उपागम या विचारधारा से संबंधित कुछ अन्य टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हॉथॉर्न प्रयोग के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा जो इसके जस्ट बाद डालूँगा। तो हॉथॉर्न प्रयोग, जो 3 हॉथॉर्न प्रयोग किए गए जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा और उनके साथियों द्वारा, उन हॉथॉर्न प्रयोगों के क्या निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्ष को हम इस वीडियो में देखेंगे। एक अन्य स्लाइड्स में हम तीनों हॉथॉर्न प्रयोगों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हॉथॉर्न प्रयोग या मानव संबंध उपागम का क्या महत्व है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, जो सबसे पहला निष्कर्ष निकला कि शास्त्रीय उपागम की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगा। शास्त्रीय उपागम जो कि व्यक्ति को केवल आर्थिक चरों से प्रेरित मानता है, आर्थिक कारकों से प्रेरित मानता है, उसके बजाय इसने जो है अनौपचारिक संगठन और सामाजिक व मनोवैज्ञानिक चरों पर महत्व दिया। इस प्रकार से यह प्रश्न चिन्ह लगाने में कामयाब रहा शास्त्रीय उपागम पर। तो शास्त्रीय उपागम की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगा, जो केवल औपचारिक संरचना पर जोर देकर मानव को ऊर्जा और आर्थिक कारकों से प्रेरित मानती है। दूसरा महत्व है इसका कि अब संगठन को एक सामाजिक संगठन के रूप में देखा जाने लगा। अर्थात जैसा एक समाज होता है वैसे ही संगठन उसका एक हिस्सा माना जाने लगा और मानव को अव्यवस्थित, स्वार्थी और निरुद्देश्य मानने के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण से और सामाजिक मनुष्य के रूप में देखा जाने लगा। इसके बाद एक अलग निष्कर्ष निकला संचार और पर्यवेक्षण पे, कि संचार और पर्यवेक्षण की लोकतांत्रिक पद्धतियों की स्थापना के प्रयास हुए। ऐसा संप्रेषण और ऐसा पर्यवेक्षण जो द्विमार्गी हो, जिसमें कार्मिकों की शिकायतों के निवारण की पर्याप्त व्यवस्था होती थी। जबकि शास्त्रीय उपागम में हमने देखा कि कार्मिकों की शिकायतों के निवारण का कोई प्रबंध उसमें नहीं था। इसके बाद अगली जो है वो है कि संगठन की कार्यकुशलता को कार्मिकों की अभिप्रेरणा के साथ जोड़ा गया और अनार्थिक अभिप्रेरणाओं को महत्वपूर्ण माना गया। जैसा कि बिल्कुल क्लियर है, शास्त्रीय उपागम केवल आर्थिक प्रेरणा से प्रेरित मानता है व्यक्ति को, जबकि मानव संबंध उपागम अनार्थिक यानी गैर आर्थिक जो प्रेरणाएं हैं उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान संगठन में मानता है। और आखिरी है सहभागी प्रबंध का दौर शुरू हुआ। ऐसा प्रबंध जिसमें कर्मचारी, अधीनस्थ और अधिकारी मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रबंधकों को मानव संबंध स्थापना का प्रशिक्षण देना भी शुरू किया गया। इस प्रकार से ये कुछ निष्कर्ष थे। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी मानव संबंध उपागम की आलोचनाएं। तमाम इसमें खूबियां हैं, फिर भी इसकी अनेक आलोचनाएं हुई है और उन्हीं को हम इस स्लाइड में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली है अस्वीकार्य सीमा। किसकी अस्वीकार्य सीमा है? कि मानव संबंधों की स्थापना पर अस्वीकार्य सीमा तक जोर दिया गया है, लेकिन ऐसा करके भी परिवर्तनशील मानव व्यवहार का पता लगाने और उससे वांछित सहयोग प्राप्त करना संभव नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मानव संबंधों की स्थापना पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और चलिए मानव संबंधों की स्थापना भी कर दें, फिर भी आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि मानव किस प्रकार का व्यवहार करेगा, क्योंकि उसका व्यवहार जो है बड़ा ही परिवर्तनशील है। वो आपको अपेक्षित या वांछित सहयोग देगा या नहीं देगा, इसको आप पहले से जज नहीं कर पाएंगे। फिर एक आंतरिक विरोधाभास भी इसमें दिखाई देता है। आंतरिक विरोधाभास इसलिए कि जैसा रोथलिसबर्गर ने कहा था कि हर एक व्यक्ति यूनिक है, यानी हर एक व्यक्ति अलग है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ये स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही समूह के विकास का भी आग्रह करता है। एक समूह बनाने की बात भी कहता है, और जब समूह बनेगा तो उसमें तो सभी व्यक्ति अलग अलग है, तो फिर वो समूह किस प्रकार प्रेरित होगा, किस प्रकार संगठन के
लिए योगदान करेगा, यह समझने से परे है। चलिए अगला है यूएसए का जो यूनाइटेड ऑटो वर्क्स है, उसने आलोचना की। उसने माओवादियों को गाय समाजशास्त्री, काउ सोशलिस्ट कहा, जो ये सोचकर कि श्रमिकों को पुचकारते हैं कि संतुष्ट गायें अधिक दूध देती है। तो श्रमिकों को एक तरह से गाय मान लिया और माओवादियों को गाय समाजशास्त्री कहा। मार्क्सवादी और लॉरेन बैरिज, इन्होंने भी आलोचना की है। ये यूनियन विरोधी है और प्रबंधकों का पक्षधर है, इसलिए क्योंकि ये मानव संबंधों की आड़ में श्रम संघों को समाप्त करके श्रमिकों के शोषण का एक नया प्रयास है। श्रमिकों का शोषण इसमें भी है, ये बस पुचकार कर श्रमिकों का शोषण करता है, और जब श्रमिकों को पुचकार कर रखेगा तो श्रम संघों की जो है प्रासंगिकता भी समाप्त हो जाएगी। पीटर ड्रकर ने इसकी आलोचना की है कि आर्थिक कारकों की उपेक्षा की गई है, जबकि व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही अन्य चीज़ों के बारे में सोचता है। संपूर्ण ध्यान पारस्परिक संबंधों की स्थापना पर, लेकिन कार्य की उपेक्षा कर दी गई है। तो जो शास्त्रीय उपागम की बात है, कि शास्त्रीय उपागम कार्य पर और आर्थिक कारकों पर जोर देता है, उसके बजाय इसमें उल्टा कर दिया। आर्थिक कारकों की उपेक्षा कर दी गई है और काम की उपेक्षा कर दी है, और सारा ध्यान जो है मानव संबंधों की स्थापना पर लगाया गया है। तो यह भी एक इसकी कमी है। एलेक्स कैरी एक विद्वान हुए, उन्होंने जो एल्टन मेयो ने जो हथौड़ प्रयोग किए उनको अवैज्ञानिक शोध की संज्ञा करार दी। उन्होंने कहा कि ये अनुसंधान जो है, शोध जो है, वो बहुत ही सीमित है, लेकिन इससे जो निष्कर्ष निकाले हैं वो सभी पर लागू होने वाले निकाल दिए गए हैं। जो छोटा सा ने जो शोध है, 5-5, 6-6 लड़कियों के समूह बना के जो शोध किया गया था, वो जो है शोध, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो ज़रूरी नहीं है कि सब जगह लागू हो। इसके अलावा कैरी कह रहे हैं कि वो लड़कियां स्वयं सहयोग कर रही थी, यानी उनको पता था कि उनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, इसलिए वो जो है शोध में सहयोग कर रही थी। यदि उनको पता न होता या उनको ज्ञात न होता कि उन पर शोध किया जा रहा है, तो शायद उनका जो है सहयोगात्मक रवैया नहीं रहता। फिर विलियम वाइट ने एक आलोचना की है कि यह लोगों के विचारों और निजी जीवन पर पितृसत्तात्मक प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी एक प्रकार से पिता बनकर बैठ जाता है लोगों के जीवन पर, कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही कर रहा हूँ, तुम्हारे हित में कर रहा हूँ। इस तरह के विचार लोगों पर थोपने का प्रयास करता है। डैनियल रेन ने आलोचना की है कि संघर्षों को बुरा मान लिया है इसमें, यानी संघर्षों का समाधान नहीं है, बल्कि उनकी क्या कर दी गई है, उपेक्षा कर दी गई है। यह कहा गया कि संघर्ष होंगे ही नहीं, आप श्रमिकों के साथ बड़ा ही मीठा व्यवहार करो, पुचकार कर उनसे काम लो, तो संघर्ष होंगे ही नहीं। वास्तव में डैनियल रेन कहना चाहते हैं कि वास्तव में द्वंद्व रहित परिस्थितियों की कल्पना को त्याग कर उनके रचनात्मक समाधान का प्रयास करना चाहिए। ये संघर्ष तो होंगे, संघर्ष श्रम और प्रबंध में संघर्ष होंगे ही होंगे, लेकिन उनको त्यागना नहीं चाहिए, उनका फेस करना चाहिए और उनका रचनात्मक समाधान निकालना चाहिए। लास्ट में थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं कि तथापि मायो और उनका उपागम वैज्ञानिक प्रबंध से हटकर सोचने वाला प्रथम प्रयास था। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर का देन है, और टेलर का जो है वो कार्य पर ज़्यादा जोर देता है, ये कार्मिक पर जोर देता है, इसलिए कहा है कि उससे हटकर सोचने वाला पहला प्रयास था। अनौपचारिक संगठनों की खोज इस उपागम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष हुआ। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। एक और वीडियो हम लेंगे मानव संबंध उपागम पर हॉथॉर्न प्रयोगों को लेकर, तब आप देखेंगे कि किस प्रकार से हॉथॉर्न प्रयोग किए गए और उन्होंने आश्चर्यजनक निष्कर्षों का जो है निष्कर्मण किया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।